यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक छोटा गांव है जिसको नहवा कहा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि अगर किसी को यहाँ से दुबई जाकर वापस आना हो तो ये सफर है तो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इसके दौरान 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हाँ, मैप पे देखा जाए तो ये है ओमान और ये है यूएई। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यूएई के ईस्ट में अरेबियन सी के साहिल के करीब ये छोटा सा एरिया असल में ओमान का हिस्सा है, जिसको मदहा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और चारों तरफ इसके यूएई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदहा के अंदर भी एक हिस्सा है जो यूएई की टेरिटरी है, जहां पर ये छोटी विलेज कायम है। यानी अगर किसी को नहवा से अपनी ही कंट्री यूएई में जाना हो तो पहले वो बॉर्डर क्रॉस करके ओमान में आएगा, उसके बाद ओमान को क्रॉस करके यूएई में, और इसी तरह वापसी में यूएई से ओमान और फिर ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके यूएई। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नॉर्थ में देखा जाए तो ये पूरा पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है, जो कि असल में यूएई के ही अंदर है। अब सवाल यह है कि यूएई के मुकाबले में लगभग 4 टाइम्स बड़े ओमान की 2 टेरिटरीज यूएई में क्यों मौजूद हैं, और इन टेरिटरीज के अंदर यूएई का विलेज आखिर क्यों है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, किसी भी कंट्री का हिस्सा जब चारों तरफ से दूसरी कंट्री से सराउंडेड होता है तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। मदहा और नहवा के केस में ये दोनों ही एक्सक्लेव हैं। मदहा ओमान का, जबकि नहवा यूएई का एक्सक्लेव है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 40 से भी ज्यादा नेशनल लेवल के एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि मदहा और नहवा के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे कहानी क्या है। जिस तरह 1947 में पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, इसी तरह 1971 से पहले ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। जहां अभी यूएई है वहां अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे। उनकी अपनी अपनी स्टेट्स थी, लेकिन इनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। पर यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती थी। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना था तो वो चाहते थे कि ये सारी स्टेट्स मिलकर एक कंट्री की शक्ल बना लें। पर मसला ये था कि यहाँ के शेख आपस में बन नहीं रहे थे। शेखों को इनकी अपनी स्टेट्स के बॉर्डर्स का ही मालूम नहीं था। कोई कह रहा था कि फलां हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारी एमिरेट्स को जोड़ने के बीच रुकावट बन गई, तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी। ये फैसला लोकल्स पर छोड़ दिया गया कि उनको किस शेख के पास जाना है। मदहा के लोगों ने ओमान के शेख के साथ कमिटमेंट जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी तरह मदहा के अंदर ही 40 घरों के एक छोटे गांव नहवा ने शारजा के शेख का साथ देने का फैसला किया। शारजा उन 7 स्टेट्स में से था जिनको मिलाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया गया, और तभी नहवा आज भी ओमान के अंदर यूएई का हिस्सा है, और यही ओमानी टेरिटरी यूएई के अंदर आती है। अब उस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ओमान की जियोलॉजिकल लोकेशन ऐसी है कि इसको अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है, और पर्शियन गल्फ तक पहुंचने के लिए गल्फ ऑफ ओमान का कोस्ट भी। इस पूरी कोस्ट लाइन में सिर्फ ये 75 किलोमीटर का कोस्ट यूएई के पास है। जब यहाँ बंटवारा हो रहा था तो ओमान चाहता था कि ये 75 किलोमीटर भी उनकी टेरिटरी में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसी वजह से यूएई के नॉर्थ में मुसंदम पेनिनसुला ओमान से अलग हो गया। दुनिया में ऐसे और भी अजीबो गरीब बॉर्डर्स मौजूद हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी हर किसी को सवालात के जंगल में फंसा देती है। आइए अब चलते हैं टर्की की तरफ। वैसे तो ये कंट्री 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, ये हार्डली सिर्फ 3.5 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियली टर्की की टेरिटरी है। चारों तरफ सीरिया से सराउंडेड ये छोटा सा हिस्सा टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। पर आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यहाँ पर चंद दरख्तों के सिवा ऐसा क्या है जो टर्की ने यहाँ पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है?
असल में टर्की की हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मेहनत उस्मान के दादा यानी सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटीज रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसी वजह से उनको यहीं पर दफना दिया गया था। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और हर गुजरते दिन टर्की को इस टूम की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था, इस पर टर्की ने 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह के रिमेन्स को वहां से निकालकर टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफनाया गया, क्योंकि शायद यहाँ इस नए मकबरे की रखवाली करना टर्किश के लिए ज्यादा आसान था। लेकिन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल बरियल साइट टर्की की ऑफिशियल टेरिटरी है और टर्की ने ये खुला ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इस रेक्टेंगल पर हमला किया तो वो टर्की और नेटो कंट्री पर हमला करने के बराबर होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ 1 या 2 एक्सक्लेव्स के केसेस देखे हैं। अभी आते हैं एक ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन 8 साल पहले ये इस तरह दिखता था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा इंडिया का। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियन एक्सक्लेव्स, जबकि इनके अंदर 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते थे, जिनमें सबसे फेमस और दुनिया का वाहिद थर्ड ऑर्डर एनक्लेव ढाला खागड़ाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फार्म जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर एनक्लेव है और ये इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश में एनक्लेव्ड है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो फर्ज कर लें ये ग्रीन कलर बांग्लादेश है, उसके अंदर ये ऑरेंज सर्कल इंडियन टेरिटरी है और इसके अंदर ये ग्रीन सर्कल दोबारा से बांग्लादेशी एनक्लेव और उसके भी अंदर ये ऑरेंज सर्कल दोबारा से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें लिटरली सिर्फ 1 एकड़ का ये छोटा फार्म लैंड हुआ करता था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडियन सरकार को भी ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कुल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को दे दी। यहाँ रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई कि अगर उनको यहीं रहना है तो उनकी मर्जी, वरना वो अपने पसंद की कंट्री को चूज कर सकते हैं। इन तमाम एनक्लेव और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद भी आज तक एक इंडियन एनक्लेव अभी भी मौजूद है। डहाग्राम के नाम से पहचाना जाने वाला ये हिस्सा असल में है तो बांग्लादेशी टेरिटरी, लेकिन इसके चारों तरफ इंडिया मौजूद है। अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो हैरान कुन तौर पे ये बांग्लादेश से हार्डली सिर्फ 180 मीटर्स दूर है। ये बीच का 180 मीटर्स का पैच इंडियन टेरिटरी है। अगर डहाग्राम के इस रोड से वॉक करके कोई अपनी ही कंट्री बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसको 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।